हमारे बहुत ही प्रिय दर्शकों का एक मर्तबा फिर अलबीर टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होने वाले इस बेसिक लीगल एजुकेशन सीरीज़ में दिली इस्तकबाल है। हमने पिछले एपिसोड के अंदर में वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को लेकर के कुछ एक बातें कही थी और आज हमारी कोशिश होगी कि इस बिल के अंदर में कुछ और जो प्रावधान मौजूद हैं उनके बारे में आपके साथ में अपनी जानकारी शेयर करें। एक और चीज़ जो लोगों को खटक रही है वो ये भी कि सर्वे कमीशन हुआ करता था एक प्रॉपर्टी के सिलसिले में उसके कैरेक्टर को डिटरमिन करने के लिए, फिर इसी तरह से उसका सर्वे करने के लिए और सर्वे करके रिपोर्ट देने के लिए सर्वे कमिश्नर्स का प्रावधान जो है वो किया गया था एक्ट में। अब सर्वे कमिश्नर्स को हटा करके जो पावर्स सर्वे कमिश्नर्स के थे वही कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर को दिए गए हैं और ये माना जा रहा है कि बीइंग अ स्टेट फंक्शनरी दे विल नॉट गो अगेंस्ट द विल ऑफ द स्टेट एंड पॉसिबली दे विल बी ट्राइंग टू bring the things more in favor of the government and the interest of the Waqf may not be preserved or may not be protected by these very people। तो ये समझने की ज़रूरत है कि सर्वे कमिश्नर जो 1985 के एक्ट के तहत था और अब उसको रिप्लेस करके कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर को लाने की जो बात कही जा रही है उसके पीछे क्या रीज़निंग है। आप अंदाज़ा करें कि जब भी कोई अमेंडमेंट लाया जाता है या नया एक्ट बनाया जाता है तो एक स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट और रीज़न होता है और उसके अंदर में नए कायदे को क्यों लाया जा रहा है या प्रचलित कायदे के अंदर में संशोधन क्यों किया जा रहा है, इसकी रीज़न्स दी जाती है। तो ये कहीं समझने की ज़रूरत, मैं समझता हूँ बहुत सारी चेंजेस ऐसी हैं जो अगर समझ लीजिए नहीं भी होती इस कायदे के चलते तो मैनेजमेंट को, प्रॉपर फंक्शनिंग को, मिसमैनेजमेंट को ख़त्म करने के लिए और भी कई भले तरीके हो सकते थे। हम अपने दर्शकों के पास में ये सारे प्रश्न को रख करके ये चाहेंगे कि वो जो जानकारी उनको ऑथेंटिक सोर्सेस से प्राप्त हो रही है उस जानकारी को वो कोलेट करें और इस जानकारी के चलते भारतवर्ष के एक ज़िम्मेदार नागरिक होने की हैसियत से मैं समझता हूँ हम सब की ये जवाबदारी है कि इस बिल के उपलक्ष्य में अपनी बेलाग राय, अपनी अनप्रेजुडिस्ड ओपिनियन, अपनी अनप्रेजुडिस्ड कमेंट्स हम लोग दें ताकि इसके अंदर में जो जो ग्रे एरियाज़ हैं, जो जो ऐसी प्रावधान हैं जिनके चलते कोई रिजनेबल किस्म के एप्रीहेंशंस एक्सप्रेस किए जा रहे हैं उनको एले किया जा सके। फिर इसके बाद में कहीं कुछ और प्रोविजंस जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लेदे हो रही है। मैं समझता हूँ सेक्शन 3A, 3B और 3C इस प्रकार के 3 प्रावधान हैं जो लाए गए हैं और जिनको लेकर के बहुत ज़्यादा लोगों के दरमियान में एक भय का वातावरण, अनड्यू एप्रीहेंशंस का वातावरण बना हुआ है। कुछ एक बातों को और भी समझते चलें वो ये कि एक प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं, इसके डिटर्मिनेशन का अधिकार पहले वक्फ बोर्ड को दिया गया था। अब ये डिटर्मिनेशन का अधिकार वक्फ बोर्ड से निकाल लिया गया है और वक्फ बोर्ड से निकाल कर ये अधिकार कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर को दिया गया है। वक्फ बोर्ड के अधिकारों को लेकर के भी अमेंडमेंट बिल कुछ कटौती करना चाहता है। प्रचलित कायदे में वक्फ एक्ट ऑफ 1995 में सेक्शन 40 हुआ करता है और इस सेक्शन 40 के अंदर में कोई प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं, फिर इसी तरह से किसी वक्फ प्रॉपर्टी के बारे में अगर इस प्रकार का कोई डिस्प्यूट है कि ये सुन्नी वक्फ की प्रॉपर्टी है या शिया वक्फ की प्रॉपर्टी है, ये सब डिसाइड करने का अधिकार वक्फ बोर्ड को दिया गया था और वक्फ बोर्ड के फ़ैसले के ख़िलाफ़ में अपील जो दिया गया था वो बोर्ड से ट्रिब्यूनल के पास में अपील हुआ करता था और ट्रिब्यूनल के अपील को जो है हर्फ आखिर की हैसियत थी या इट इज़ टू बी फाइनल एंड नो अपील एज अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय द अपील। इस प्रकार के प्रावधान आज भी 1995 के कायदे में मौजूद हैं। लेकिन अब जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले कहा, वक्फ बोर्ड को ये अधिकार नहीं रहा। अगर सपोजिंग 40 को डिलीट किया जाता है अमेंडमेंट बिल के माध्यम से तो 40 सेक्शन जो है वो इट विल बी सीज टू बी अ पार्ट ऑफ वक्फ एक्ट 1995 और अगर सेक्शन 40 चला जाता है तो वक्फ बोर्ड के जो अधिकार हैं वो बड़े सीमित हो जाते हैं। तो
स्टेट वक्फ बोर्ड का ये अधिकार ले करके, वक्फ बोर्ड से ले करके कलेक्टर के पास में देने की तैयारी इस बिल के ज़रिए से हो रही है। अगर मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा कि एक प्रॉपर्टी जिसके ताल्लुक़ से वक्फ बोर्ड का ये मानना है कि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं बल्कि वक्फ प्रॉपर्टी है, तो इस क्वेश्चन को एक मरतबा फिर रीएजिटेट करने का अगर कहीं मौका होता है तो वो उसका अवसर इस अमेंडमेंट बिल के ज़रिए से प्रदान किया गया है। और कलेक्टर इस बात की इंक्वायरी करेगा कि ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है या वक्फ प्रॉपर्टी है। और अगर कलेक्टर इस नतीजे पर पहुंचता है कि ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है बल्कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, वो रिलेवेंट अधिकारी को या कंसर्न अधिकारी को ये बात बताएगा और गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में इस तरह से तब्दीली कर दी जाएगी और वक्फ पर से इस प्रॉपर्टी का अधिकार समाप्त हो जाएगा और वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बोल करके समझी जाएगी। ये एक बात हुई। फिर उसके अलावा कहीं ये भी माना जा रहा है कि बीइंग ए स्पेशल लेजिस्लेशन it was having an overriding effect or it has an overriding effect on the prevailing procedural laws। लिमिटेशन है ख़ास करके कि एक अपने आप में स्पेशल लेजिस्लेशन है। हमारे यहाँ दो तरह के कायदे होते हैं, जान लीजिए। कायदों के विषय के अंदर में या कायदों की को तक़सीम को लेकर, कायदों के क्लासिफिकेशन को लेकर के सिविल, क्रिमिनल, स्पेशल, जनरल, इस प्रकार का क्लासिफिकेशन भी होता है। स्पेशल लेजिस्लेशन किसी पर्टिकुलर विषय को लेकर के कोई कायदा बना दिया गया, मिसाल के तौर पर वक्फ़ को लेकर के वक्फ़ एक्ट बना दिया गया, हम उसे स्पेशल लेजिस्लेशन कहेंगे। और जो जनरल लेजिस्लेशन होता है विच जनरली अप्लाइज टू द डिस्प्यूटेड मैटर्स, दावों के उपलक्ष्य में CPC है, फौजदारी केसों के उपलक्ष्य में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, लिमिटेशन एक्ट है, कौन से दावे को दाखिल करने के लिए कितना पीरियड ऑफ लिमिटेशन, कितनी काल मर्यादा तय की गई है, ये हमको लिमिटेशन में मिल जाता है। तो कहीं ये भी माना जा रहा है कि ये जो स्पेशल लेजिस्लेशन है और स्पेशल लेजिस्लेशन होने की वजह से इसको जो ओवरराइडिंग इफ़ेक्ट प्राप्त है इस बिल के आने के नतीजे में, इस बिल के एक्ट बन जाने के नतीजे में कभी ये ओवरराइडिंग इफ़ेक्ट डाइल्यूट कर दिया जाएगा। तो ये भी अपने आप में एक वैलिड किस्म का एप्रीहेंशन मालूम पड़ता है। तो मिल मिलाकर के सूरत कुछ ऐसी बन रही है कि एक्ट को कुछ और ब्रॉड बेस्ड करने की कोशिश की गई है। ब्रॉड बेस से हमारा मानना ये है कि प्रचलित कायदे के अंदर में शिया और सुन्नी वक्फ का ही कहीं हम लोगों को उल्लेख मिलता है, लेकिन अब इस एक्ट को ब्रॉड बेस्ड करते हुए खोजा लोगों के और इसी तरह से बोहरा हजरात के जो रिलीजियस, चैरिटेबल एंड पायस पर्पसेस के लिए प्रॉपर्टीज़ डोनेट करके जो वक्फ बनाए गए हैं, उन वक्फ को भी इस कायदे के अंतर्गत लाने की तैयारी इस बिल के माध्यम से हो रही है। और अपने आप में ये कितना यूज़फुल, सराहनीय किस्म की चीज़ है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कहीं इस बात के लिए जगह बना दी गई है कि आइंदा एक मरतबा अगर समझ लीजिए 2024 का ये बिल अगर कायदे का स्वरूप ले लेता है, तब तो फिर ये भी आवश्यक हो जाएगा हमारे बोहरा भाइयों के लिए और इसी तरह से हमारे खोजा भाइयों के लिए, जिनको इस एक्ट के अंदर में आगा खानीस कह करके संबोधित किया गया है, क्योंकि वो प्रिंस आगा ख़ान के मानने वालों में से हैं। तो उस हिसाब से आगा ख़ानी, तो उनके अपने जो चैरिटेबल एंडोमेंट्स हैं, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रिलीजियस ट्रस्ट हैं, ये सब के सब भी इस नए एक्ट के, इस नए संशोधित एक्ट के अंदर में आएंगे अगर ये बिल को एक्ट का रूप प्राप्त हो जाता है। तो ये बात भी हम लोगों के ध्यान में रहे और मिल मिलाकर के ये जानकारी आप तक इस बिल को लेकर के पहुंचाई है, जो आपके लिए उपयुक्त ठहरेगी। आने वाले वक्तों के अंदर में अपने आप को थोड़ा सा व्यस्त रखिए और एडिशनल जानकारी प्राप्त करते रहिए। इस बात का कहीं इम्कान कि आने वाले सेशन में बिल एक मरतबा फिर विद ज़रूरी अमेंड्स, नेसेसरी अमेंड्स, ये एक मरतबा बिल फिर से इंट्रोड्यूस हो, री इंट्रोड्यूस हो, तब क्या होता है। तो ये चंद एक बातें वक्फ़ को लेकर के, मैं समझता हूँ कम वक्त के अंदर में बहुत सारी बातें तो नहीं आई है, लेकिन जितनी जानकारी मैं समझता हूँ आवश्यक है हमारे श्रोताओं के लिए, वो हमने पहुँचाने की कोशिश की है। और भी जो लोग इस बात को विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं, वो इन वीडियोस के अलावा और भी वीडियोस आपको, ऑथेंटिक वीडियोस
कायदे के जानकारों के मिल पाएंगे। यूट्यूब चैनल पर आप उनसे भी रुजू कर सकते हैं। अपने आप में एक प्रज्वलित प्रश्न है और इसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। आइंदा एपिसोड में एक मरतबा फिर हमारे 3 फ़ौजदारी कायदों को लेकर के कुछ और बातें जो पिछले एपिसोड्स में मैं कहने से रह गया था वक्त की कमी के चलते, आपसे कहने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।